ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे हम लोग, और कल हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 कर लिया था, अनुच्छेद 12 कर लिया था हम लोगों ने, कल 12 कर लिया था। आज हम लोगों को आर्टिकल 13 पढ़ना है, अनुच्छेद 13। ठीक है, बिल्कुल, आज आर्टिकल 13 करेंगे हम लोग, अनुच्छेद 13 पढ़ेंगे। गुड इवनिंग, चलिए जुड़ना शुरू कर लें आप सभी लोग। हाँ, इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कल कर लिया था, बिल्कुल पूरा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कल कर लिया था। आर्टिकल 12 भी हम लोगों ने कर पढ़ लिया था। नेगेटिव पॉजिटिव राइट्स, इसको भी हम लोगों ने देख लिया है। आप तक हमने भेज दिया था, जो पीडीएफ थी ये हमने भेज दिया था। और अभी आपके ग्रुप पे हिंदी और अंग्रेजी, हाँ पूरा नहीं था। आज आपको हिंदी और अंग्रेजी में जितना हम लोग पढ़ेंगे उतनी की पीडीएफ जाएगी। बाद में ये पीडीएफ आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हाँ, जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज हैं तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग बाद में देखेंगे। राइट्स कितने प्रकार के होते हैं, नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, सिविल राइट्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, इन सब पे चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन इन सब पे चर्चा जो होगी वो बाद में होगी। हिंदी की भी जाएगी, हिंदी की भी बन रही है ना। जो पीपीटी आपको जाएगी, पीडीएफ, वो सारी जाएगी, सारी पीडीएफ आप तक जाएगी। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, जो आपके संविधान में लिखे हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। एवरी फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स किसको कहते हैं तो आपको बताना है संविधान के पार्ट 3 में। देखिए, फंडामेंटल राइट्स की अगर बात है तो संविधान के भाग 3 में जो भी राइट्स होंगे वो सब फंडामेंटल राइट्स होंगे। साथ ही साथ आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि जितने फंडामेंटल राइट्स हैं सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मतलब होता है जो संविधान में दिया गया है। पूरा फंडामेंटल राइट्स कहाँ दिया गया है? संविधान में दिया गया है। ठीक है, हाँ, पूरा फंडामेंटल राइट्स जो है वो संविधान में दिया गया है। इसलिए जब हम बात करेंगे संविधान की तो हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि संविधान की जब हम बात कर रहे हैं, संविधान की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोगों को साफ साफ ये कंफर्म है कि पूरे फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर लिखे गए हैं? संविधान में लिखे गए हैं, है ना। सारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे लिखे गए हैं? संविधान में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी फैक्चुअल डेटा आपके इस जो पीडीएफ है जो आप तक जाती है उसमें दिए जाते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में हम लोग आप लोगों तक बहुत सारे फैक्चुअल डेटा इसके माध्यम से पहुंचाते हैं। ठीक है ना, इसके माध्यम से बहुत सारे फैक्चुअल डेटा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास होता है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसको किसको प्राप्त हैं। तो सिटीजन की बात की गई है और अन्य लोगों की बात की गई है ना। तो जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल 15, 16, 90, 29, 30, ये केवल और केवल किसको मिलते हैं? सिटीजन को मिलते हैं। ठीक है, कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल सिटीजन को प्राप्त होते हैं। तो उसके अंतर्गत अभी ये सारी चीज़ें लिखकर मिल गई हैं फैक्चुअल। जब आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब फिर ये सारी चीज़ें आपको अपने आप समझ में आएगी। ठीक है ना। वीडियो क्वालिटी लो है, पता नहीं यहाँ वीडियो क्वालिटी क्यों एक्सटेंड नहीं हो रही है, ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जैसे 1080 पिक्सल पे यहाँ पे लगाया हुआ है, हमने 1080 पिक्सल पे यहाँ पे लगाया हुआ है, लेकिन ऐप जो है वो यहाँ पे ओके करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है ना। हाँ, तो एक बार आज हम लोग अड्डा की टीम से ही पूरी सेटिंग जो है इसकी करा लेंगे। ठीक है, हाँ, इस रेजोल्यूशन की पूरी जो सेटिंग है वो हम लोग करा लेंगे। एक मिनट, देखिए यहाँ पे है मेरे पास। देखिए, थोड़ी क्वालिटी इंक्रीज हुई होगी क्योंकि हम लोग, हाँ, वर्चुअल कैमरा से अगर हम लोग लाइव हैं तो यहाँ पे थोड़ी आपकी इंक्रीज हो गई होगी। ठीक है, सेटिंग थोड़ी इंक्रीज हो गई होगी। और चले
चलिए आज की क्लास ख़त्म करते हैं, कल ये आ जाएगा, फिट आ जाएगा, ठीक है। चले, हाँ चले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। हाँ चलिए, सर कुछ स्टेट के एग्जाम्पल ज़रूर बताएं। स्टेट के एग्जाम्पल, ठीक है, मैं बता दूंगा। स्टेट के एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि जितने भी हमारे पास इंस्टीट्यूशन हैं वो सब स्टेट हैं। अगर हम स्टेट की बात करें तो जितने भी हमारे पास इंस्टीट्यूशन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे हमारे पास स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। सब हमारे यहाँ स्टेट के रूप में देखे जाते हैं, स्टेट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक। फंडामेंटल राइट्स में सिटीजन को कौन सा प्राप्त है, इसे यहाँ रट्टा नहीं मारना आप कि सर 15, 15, 16, 19, 29, 30, इसके पीछे कुछ आधार हैं। इस कारण ये आर्टिकल केवल और केवल सिटीजन को मिलते हैं, ठीक। तो ये हम लोग देख लेंगे। आवाज जा रही है आप लोगों तक प्रॉपर? फंडामेंटल राइट्स एंड बेसिक फीचर्स, इसको भी आप लोग देख लेंगे। हम लोग सीधे पढ़ना शुरू करेंगे आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 चूँकि हम लोगों ने आर्टिकल 20 आर्टिकल हम लोगों ने 12 पढ़ लिया था कल। बहुत सारी आपके पास जो पीडीएफ जा रही है इसमें सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं, इसको जब पूरा फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता लगने लगेगी, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको नहीं पढ़ते, बल्कि इसको हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि एक तरफ से ये आपको आ जाए। जो भी इसके स्पेशल फीचर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि इसका नेचर नेगेटिव है, ये फोर्सेबल है, ये बाध्यकारी है, इसको हमारा स्टेट प्रोवाइड कराने के लिए फोर्स है, हमारे संविधान का जो प्रोटेक्टर है वो हमारा कौन है, हमारा जो इसको जो संरक्षण प्रदान करता है वो कौन है, न्यायपालिका। ये सारी चीज़ें आपके इस आर्टिकल पढ़ने के साथ ही आपको आ जाएगी। जब आप पढ़ेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। आर्टिकल 12 की बात है, अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत देखिए यहाँ पे स्टेट के अंतर्गत कौन कौन इंक्लूड है ये बताया गया है। कल हम लोगों ने इसमें देख लिया था कि कौन कौन, देखिए द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर, है ना। जितने भी स्टेट हैं इनके अंतर्गत आते हैं। ऑल लोकल अथॉरिटी, जितने भी आप स्थानीय अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी या क्षेत्रीय अथॉरिटी होते हैं, सब इंडिया क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्टेट हैं, राज्य हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपने देख लिया है। इसके अलावा जो आपका स्टेट गवर्नमेंट होता है वो भी आपका, है ना। मैंने एक लंबी लिस्ट आपको बताई थी कि कौन कौन स्टेट के अंतर्गत आता है। देखिए स्टेट के बारे में पूरा लिखा गया है। कल हम लोगों ने बताने का प्रयास किया था कि जो थ्योरी है उस थ्योरी में स्टेट किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी बात थोड़ी सी रुक गई थी कि जो थ्योरी होती है उस थ्योरी में स्टेट किसको कहते हैं। तो हमने कल बताया था कि थ्योरी में हम लोग जो निश्चित भूभाग होता है, भूभाग टेरिटरी होती है, वो जरूरी होता है। इसके अलावा जो जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन, वो जरूरी है। इसके अलावा जो सरकार होती है वो जरूरी है, और सॉवरेनिटी, संप्रभुता जरूरी है। संप्रभुता सिद्धांत रूप में ये चार चीज़ें स्टेट होने के लिए ज़रूरी है, राज्य होने के लिए ये चार चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है, स्टेट होने के लिए। अब स्टेट को, इंडिया को हम लोग स्टेट मानते हैं। जो हमारे पास भारत है वो हमारे लिए क्या होता है, स्टेट होता है। इंडिया हमारे लिए स्टेट होती है। अब इंडिया अगर हमारे लिए स्टेट है तो इंडिया स्टेट कब बना, इंडिया स्टेट कब बना, भारत एक राज्य कब बना? तो मेरे पास उत्तर होगा कि भारत राज्य बना है 15 अगस्त 1947 को, है ना। 15 अगस्त 1947 को इंडिया क्या बनता है, इंडिया स्टेट बनता है, भारत एक राज्य बनता है। क्या मध्य प्रदेश राज्य है?
कल भी मैंने कहा था एमपी स्टेट नहीं है। अकॉर्डिंग टू पॉलिटी टर्म, अगर आप राजनीतिक भाषा में कहेंगे तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, ये सब राज्य नहीं है ना, ये सब राज्य नहीं है, ये सब यूनिट है, ये सब इकाई हैं। और ठीक ठीक कहा जाए तो इनको प्रोविंशियल कहते हैं, इनको प्रांत कहते हैं, राज्य नहीं। राज्य कौन है? राज्य इंडिया है, क्योंकि राज्य होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? राज्य होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सॉवरेनिटी होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता एक सुप्रीम पावर है, संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति है, जो जिसके आदेश मैक्सिमम लोग मानते हैं, और जो खुद किसी का आदेश नहीं मानता उसको हम सॉवरेन कहते हैं, उसको हम संप्रभुता कहते हैं। क्या इंडिया के पास संप्रभुता है? हाँ है, क्योंकि संप्रभुता का जो मेन मतलब है कि जो अपने इंटरनल और अपने एक्सटर्नल, जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में, इंटरनल जो मामले हैं और जो बाह्य मामला है, इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो, जो अपने डिसीजन किसी के दबाव में नहीं लेता हो, ऐसे पावर को हम कहते हैं सुप्रीम पावर, उसी को कहते हैं सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी का होना जरूरी है। 15 अगस्त 1947 के बाद हम संप्रभु हो गए, और हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा संबंध एक्सटर्नल किससे रहेगा, हम अपने इंटरनल मामलों में हम कैसा सिस्टम रखेंगे, ये इंडिया खुद डिसाइड करता है या इंडिया किसी अदर कंट्री से पूछ के डिसाइड करता है? खुद डिसाइड करता है। मतलब हमारे इंटरनल अफेयर्स, हमारे इंटरनल सिस्टम, इनमें किसी भी एक्सटर्नल पार्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कोई भी बाहर का आदमी हमें, इंडिया को नहीं बताता है कि हम क्या करें, हम अपने इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन कैसे लें। जब किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता, उसी को हम सॉवरेन कहते हैं। 1947 से पहले हमारे सारे डिसीजन ब्रिटेन के होते थे। हमारे सारे डिसीजन किसके होते थे? ब्रिटिश के होते थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये तय करती थी कि हमारा किससे संबंध होगा, हमारे पास कैसी पॉलिटिकल सिस्टम होगा, इसलिए हम सॉवरेन नहीं थे। और 15 अगस्त 1947 के पहले हम सॉवरेन नहीं थे, इसलिए हम स्टेट भी नहीं थे, हम राज्य भी नहीं थे, क्योंकि राज्य होने की सबसे मजबूत शर्त होती है सॉवरेनिटी। तो हम स्टेट कब बने, हम राज्य कब बने? 1947 में। अगर मान लो किसी के पास सॉवरेनिटी न हो तो क्या होगा? अगर किसी के पास सॉवरेनिटी न हो और उसके बाद टेरिटरी, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट तीनों हो, जैसे 1947 के पहले हमारे पास टेरिटरी थी कि नहीं थी? थी। हमारे पास पॉपुलेशन थी कि नहीं थी? हमारे पास गवर्नमेंट थी कि नहीं थी? हम लोग 1937 में चुनाव लड़े, और 1937 के चुनाव लड़ने के बाद सरकारें हमने अपनी बनाई, लेकिन क्या हम सॉवरेन थे? नहीं। तो ये तीन चीजें तो हमारे पास थी ही, टेरिटरी भी थी, पॉपुलेशन भी था और गवर्नमेंट भी था। तो हम राज्य थे? नहीं। देश थे? हाँ। अगर हमारे पास टेरिटरी है, हमारे पास पॉपुलेशन है और हमारे पास गवर्नमेंट है, तो हम कंट्री हो सकते हैं, और हम कंट्री थे। इंडिया जो थी वो कंट्री थी, है ना? इंडिया जो थी वो कंट्री थी। 1935 में भी हम कंट्री थे, लेकिन क्या हम राज्य थे? नहीं। इसका मतलब देश गुलाम हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। भारत देश गुलाम था? हाँ, भारत देश गुलाम था। भारत राज्य गुलाम था? नहीं, क्योंकि राज्य कभी गुलाम नहीं हो सकता। राज्य है तो गुलाम नहीं होगा, और अगर गुलाम है तो राज्य नहीं होगा, वो देश हो सकता है। तो अगर ये तीन चीजें हैं, सॉवरेनिटी नहीं है तो हम स्टेट नहीं होंगे, लेकिन हम कंट्री हो सकते हैं, हम देश हो सकते हैं। मान लो टेरिटरी नहीं है, लेकिन हमारी अपनी पॉपुलेशन और अपनी गवर्नमेंट है, तो क्या होगा?
राष्ट्र होगा, नेशन, है ना। हम नेशन कब से हैं? जब से हमारे यहाँ सभ्यता है तब से हम राष्ट्र, है ना। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत होगी, इसका मतलब हमें यहाँ पर दो तीन बातें जानने की ज़रूरत होगी। सबसे पहली बात, राज्य क्या है? हम राज्य कब से हैं? 15 अगस्त 1947 से, क्योंकि यहाँ से हमें सॉवरेंटी मिली। हम देश कब से हैं? जब से हमारी टेरिटरी थी, और हमारी टेरिटरी कब से है? एग्जैक्टली हमारी टेरिटरी की बात करें तो 1935 से है ना। 1935 के पहले पता ही नहीं था कि भारत कहाँ तक है, था आइडिया? 1935 के पहले हमें आइडिया नहीं था कि भारत कहाँ तक है। तो भारत जहाँ तक भी हमें बताया गया 1935 में, वो हमारी टेरिटरी हो गई, इसलिए हम देश हो गए 1935 से। 1935 के पहले हमारे पास पॉपुलेशन थी कि नहीं थी? थी। गवर्नमेंट थी कि नहीं थी? थी। राजा रजवाड़े ये सब हमारी गवर्नमेंट ही थी, हमारे शासक ही थे। तो शासन था हमारे पास, हमारे पास शासन था, हमारे पास बाकी चीज़ें थी, लेकिन हमारे पास उस समय बाउंड्रीज नहीं थी। एक्चुअल में इंडिया कहाँ तक है, एक्चुअल में हमारी बाउंड्री कहाँ तक है, ये हमारे पास नहीं थी। तो इस तरीके से हम क्या थे फिर? जब से हमारे पास सभ्यता है, जब से हम कल्चराइज्ड हुए, जब से हमारे पास कल्चर आया, जब से हमारे पास संस्कृति आई, तब से हम क्या हैं? तब से हम राष्ट्र हैं। तो हम जब हमारे पास बाउंड्री नहीं थी तब पर भी हम गुलाम थे कि नहीं थे? हम थे। मतलब राष्ट्र गुलाम हो सकता है, देश गुलाम हो सकता है, राज्य गुलाम नहीं हो सकता, ठीक है ना। राज्य गुलाम नहीं हो सकता। सर भूमि नहीं रहेगी तो पॉपुलेशन, टेरिटरी का मतलब भूमि से नहीं है, टेरिटरी का मतलब बाउंड्री से है। किससे है? सीमा से है ना। टेरिटरी का मतलब यहाँ पे किससे है? सीमा से है, बाउंड्री से है, भूमि से नहीं है। भूमि तो रहेगी रहेगी, है ना। हाँ, टेरिटरी का मतलब यहाँ पे किससे है? बाउंड्री से है। अब देश, देश के बारे में अगर हम बात करें तो देश की अपनी बाउंड्री होती है ना, ध्यान रखिएगा, देश की बाउंड्री होती है। जब हम बात कंट्री की करते हैं तो कंट्री की अपनी बाउंड्री होती है ना, कंट्री की अपनी बाउंड्री होती है। नेशन की बात जब हम करते हैं, नेशन की बाउंड्री नहीं होती, है ना, नेशन की बाउंड्री नहीं होती। जब हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट में बाउंड्री होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है? सॉवरेनिटी होती है, संप्रभुता इंपॉर्टेंट होती है। देश राज्य के संबंध में संप्रभुता इंपॉर्टेंट होती है। तो जो स्टेट है ये एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, जो कंट्री देश है ये एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, और जो नेशन है ये कल्चरल कॉन्सेप्ट है। कैसा? सांस्कृतिक अवधारणा है। एक राष्ट्र में कई देश हो सकते हैं, या एक राज्य में कई स्टेट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यूरोपियन स्टेट, सॉरी यूरोपियन नेशन, नाम सुना यूरोपीय राष्ट्र का? अक्सर कहा जाता है कि ये कौन से नेशन है, कहते हैं यूरोपियन नेशन है। अब सोचो, यूरोपीय राष्ट्र में कई सारे देश हैं, या यूरोपियन स्टेट में कई सारे, यूरोपियन नेशन में कई सारे राज्य हैं। इसी तरीके से कोरियन राष्ट्र, नाम सुना? कोरियन राष्ट्र, कोरियन राष्ट्र में दो स्टेट या दो देश हैं। कौन कौन सा? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। आप सोचो, एक ही राष्ट्र था, उसमें दो देश हैं या दो राज्य हैं, एक उत्तर कोरिया और एक दक्षिण कोरिया, एक नॉर्थ कोरिया एक साउथ कोरिया। नेशन कैसा है? एक। इसका मतलब राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती। अगर हम भारतीय राष्ट्र की जब बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्र में पाकिस्तान शामिल है? नहीं है। भारतीय राष्ट्र में बांग्लादेश शामिल है? नहीं है। हमारा मानसिक लगाव, हमारा सांस्कृतिक लगाव जहां तक होता है वो राष्ट्र होता है। सोचो, भारतीय राष्ट्र में से ही
3 स्वतंत्र देश बन गए वर्तमान में। वर्तमान में इंडियन नेशन में से ही 3 स्वतंत्र देश हैं, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और भारत तो है ही। ये इंडियन नेशन था, ये भारतीय राष्ट्र है। भारतीय जो राष्ट्र है वो इतना बड़ा है, उसमें 3 देश हो गए। कोरियन राष्ट्र में उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। यूरोपीय राष्ट्र में कम से कम 23-24 देश है, नहीं है। राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती, ध्यान में रखिएगा कॉन्सेप्ट कि नेशन का कोई बाउंड्री नहीं होती। स्टेट सॉवरेन होता है, स्टेट कभी गुलाम नहीं होता। और देश का मेनली रीजन जियोग्राफिकल है या सीमागत है। जब भी आप देश का नाम लेते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कितना बड़ा देश है, छोटा देश है कि बड़ा देश है, कहाँ पर है, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, समुद्र के किनारे है कि लैंडलॉक्ड है, स्थलबद्ध है। देखते नहीं देखते, हम तुरंत देखते उसके आसपास कौन से देश होंगे। तो जब भी देश का नाम आता है तो भूगोल आता है, जब राष्ट्र का नाम आता है कल्चर आता है, और जब राज्य का नाम आता है तब पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट आता है, सॉवरेंटी आती है। ये राज्य, राष्ट्र और देश में अंतर है। स्टेट में, नेशन में और कंट्री में ये अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया क्या है? एक कंट्री है। इंडिया क्या है? एक नेशन है। इंडिया क्या है? एक स्टेट है। उत्तर प्रदेश एक यूनिट है, प्रोविंशियल है, प्रांत है, राज्य नहीं है, क्योंकि राज्य होने के लिए जरूरत किस बात की होती है? सॉवरेंटी की। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान के पास सॉवरेंटी नहीं है, इसलिए पॉलिटिकल टर्म में, राजनीतिक भाषा में ये राज्य नहीं बल्कि क्या है? इकाइयां हैं, प्रांत हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। लेकिन इसे भी जब यहाँ पर आर्टिकल 12 में राज्य की बात होती है तो उस राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है? केंद्र सरकार आती है, राज्य सरकार आती है, जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो आते हैं, जितने इंस्टीट्यूशन हैं वो आते हैं, जितने उसके ऑफिसर्स हैं वो आते हैं, जितने एम्प्लॉई हैं वो आते हैं, और जो अर्ध सरकारी हैं वो भी आते हैं, जो एडहॉक पे हैं वो भी आते हैं। ये सब स्टेट का हिस्सा, और इन सब की जिम्मेदारी है हमारे फंडामेंटल राइट्स को दें, है ना। इन सब की जिम्मेदारी क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड कराएं। स्टेट, नेशन, गवर्नमेंट में यहाँ पे अंतर दिखा गया है, आप इसको देख लीजिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये जो पीपीटी है ये आप लोगों को ग्रुप पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिल जाएगी। देखिए, राज्य में और समाज में क्या अंतर है वो यहाँ पर बताया गया है। अब शुरू हो रहा है आर्टिकल 30, है ना। यहाँ से पढ़ाने में बड़ी तकलीफ होती है हमको, क्योंकि हम बहुत सरलता से पढ़ाते हैं सारे अनुच्छेद, और जब वो लिखित में चला जाता है तब रिजिट हो जाता है, तब कठिन हो जाता है, तब आपको बुद्धि लगानी पड़ती है समझने के लिए। आर्टिकल 13 देखिए, आर्टिकल 13 की जो हेडिंग है, यहाँ पर तो हेडिंग है नहीं, अगर इसको ठीक से समझें, इसीलिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है। किताब में सब लिखा है, किताब पढ़ के अगर आपके समझ में आसानी से आ जाता तो आप किताब भी पढ़ लेते, फिर टीचर की ज़रूरत क्यों होती? टीचर की ज़रूरत ही इसलिए आपको पड़ती है क्योंकि टीचर चीज़ों को आसान बना देता है, सरल बना देता है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 13 की हेडिंग क्या है। अगर हिंदी में इसकी हेडिंग देखें तो इसकी हेडिंग रहती है मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। हिंदी में इसकी हेडिंग होती है आर्टिकल 13 की मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। असंगत विधियां का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट, मतलब जो किसी दूसरे के साथ नहीं रह सकती, जो एग्जिस्ट नहीं कर सकती किसी दूसरे के साथ, जो कंसिस्ट नहीं कर सकती एक दूसरे के साथ, उसको इनकंसिस्ट कहते हैं। असंगत विधियां। असंगत विधियां का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट्स से असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट, जो उसके साथ नहीं रह सकती उसको असंगत विधियां कहते हैं। ठीक, तो ऐसे रूल्स, ऐसे लॉ जो फंडामेंटल राइट्स से मैच न करते हों या जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हों, जो फंडामेंटल राइट्स के साथ
इनकंसिस्ट करते हो उसको हम कहते हैं असंगत विधियां। ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशन, ऐसे लॉ जो फंडामेंटल राइट्स से कंसिस्ट नहीं करते या फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं असंगत विधियां। ठीक है, यहां पर बताया गया है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब संविधान बनने से पहले के जो भी कानून होंगे, जो भी रूल रेगुलेशन होंगे, जो भी ट्रेडिशन होगा, जो परंपरा होगा वो, या संविधान बनने के बाद हमारी पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा रेगुलेशन, कोई ऐसा ट्रेडिशन स्थापित नहीं करेगी जो फंडामेंटल राइट्स को कम करता हो। ठीक है, आर्टिकल 13 यही बताना चाह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो चाहे संविधान के पहले के कानून जो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी चल रहे हैं वो हो, या हमारी पार्लियामेंट संविधान लागू होने के बाद अगर कोई रूल्स बनाती है तो दोनों ही, पहले वाले रूल्स अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होंगे तो पहले वाले रूल जो हैं वो शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और अगर हमारी पार्लियामेंट कोई ऐसा रूल बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो तो जो रूल बनाया जाएगा वो भी जीरो हो जाएगा। मतलब फंडामेंटल राइट्स एज इट इज बने रहेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे? एज इट इज बने रहेंगे। आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स को यथास्थिति बनाए रखने की गारंटी लेता है। आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स को एज इट इज बने रहने की गारंटी लेता है। कैसे? आगे पढ़ते हैं, इसमें चीजें लिख दी गई हैं, लेकिन ऐसे आप पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत में भी यही लिखा है और किताबों में भी यही लिखा है, आपके बातें समझ में नहीं आएगी। तो इसको हम पार्ट में तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्ट वाइज तोड़ लेंगे। जैसे आर्टिकल 13 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले क्लाज है, उपखंड है आर्टिकल 13 का फर्स्ट। ठीक है, अनुच्छेद 13 का 1। अनुच्छेद 13 के 1 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 13 के 1 में लिखा है कि संविधान लागू होने से पहले, है ना, या स्वतंत्रता से पहले से चल रही ऐसी विधियां, ऐसे कानून जो आज्ञा, आदेश, परंपरा या कानून के रूप में स्वतंत्रता के बाद भी लागू रही, ऐसी विधियां यदि मौलिक अधिकारों से कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, ऐसे रूल्स, रेगुलेशन, ट्रेडिशंस अगर फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करते हैं तो पूर्व वाली विधियां, पहले वाले रूल्स जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, समाप्त होने की बात नहीं है ना। मार्शल लॉ कैसे बात करते हैं? मार्शल लॉ अगेंस्ट नहीं है ना, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ चल रहा है। ऐसा हमने आर्टिकल 34 में लिखा है, इसलिए मार्शल लॉ है। ठीक, ऐसा कोई कानून जो अंग्रेजों ने बनाया या हमारे राजाओं ने बनाया और वो पहले से चल रहा, जैसे अभी हम लोगों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम में चेंज किया, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसको हम लोगों ने अभी चेंज किया। तो जब हम लोगों ने चेंज किया तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये कानून 300 साल पुराना था, 300 ईयर ना, ये जो कानून था ये 300 साल पुराना था। हमारा संविधान कितना पुराना? कितना? 73, 73, 73 साल पुराना हमारा संविधान है। और जिस कानून को हमने चेंज किया वो कितना पुराना था? 300 साल पुराना था। इसका मतलब कि हमने भले ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया, लेकिन बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं जो इंडिपेंडेंट के पहले बने थे, स्वतंत्रता के पहले बने थे और स्वतंत्रता के बाद भी लागू थे और चल रहे हैं। और जब तक उन कानूनों का मौलिक अधिकार से टकराव नहीं होगा तब तक वो कानून चलते रहेंगे। तो स्वतंत्रता के पहले वाले कानून कैसे होंगे? तो स्वतंत्रता के पहले वाले कानून हो सकता है आज्ञा के रूप में, ऑर्डर के रूप में हो सकता है किसी ने आदेश दिया हो सकता है वो हमारे लिए ट्रेडिशन या हो सकता है कि कोई ऐसी ऑथराइज्ड बॉडी रही होगी स्वतंत्रता के पहले, जैसे अंग्रेजों ने
ब्रिटिश पार्लियामेंट से कानून बनाया और वो उस कानून को हम लोगों ने माना और बाद में भी मानते रहे। तो ऐसे कोई कानून, वो रूल्स हो सकते हैं, रेगुलेशन हो सकते हैं, वो ऑर्डर हो सकते हैं, वो ट्रेडिशन हो सकते हैं, जिस भी रूप में स्वतंत्रता के बाद भी लागू हैं। अगर ऐसे कानूनों का फंडामेंटल राइट से कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पहले वाला कानून जीरो मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। आई बात समझ में? मतलब ये कहने का एक ही प्रयास है, आर्टिकल 13 का फर्स्ट ये कह रहा है कि पास्ट से चलने वाला कोई भी कानून हमारे फंडामेंटल राइट से अगर कॉन्फ्लिक्ट करता है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे कोई असर नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, और जो इफेक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? पहले वाले कानून पे। अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर वो 100% अगेंस्ट है तो 100% जीरो हो जाएगा, और अगर वो 20% अगेंस्ट है तो उसकी 20% बातें क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। बाकी 80% चीजें क्या रहेंगी? एग्जीक्यूशन में रहेगी। मतलब जितना भाग मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट होगा उतना भाग जीरो हो जाएगा। अब आप कह रहे हो सर खत्म क्यों नहीं हो जाएगा? खत्म हो जाना चाहिए। तो खत्म इसलिए नहीं होगा, समाप्त इसलिए नहीं होगा क्योंकि मान लो कि उस टाइम पे वो कानून फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था, लेकिन बाद में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में ही चेंज कर लिया। अगर हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में ही चेंज कर लिया तो उस टाइम पे वहां तो खाली हो जाएगा ना, वो चीज तो फिर बिल्कुल खाली हो जाएगी। और हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ किसी भी बात के लिए कभी कोई कानून का खालीपन हो। तो मान लो अगर जो कानून शून्य हुए हैं, जीरो, अगर फंडामेंटल राइट्स में ही चेंज कर दें तो वो जो जीरो हुए तो वो फिर क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे और वो फिर एग्जीक्यूशन में आ जाएंगे। इसलिए हम किसी कानून को समाप्त नहीं करते, हम उस कानून को शून्य बना देते हैं। ये जो शून्य बनाने का कॉन्सेप्ट है इसको ओवरलैपिंग कहते हैं, इसको आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। किसका सिद्धांत कहते हैं? आच्छादन का, मतलब ढक लेना। मतलब पहले वाला जो कानून था उसको फंडामेंटल राइट्स क्या कर लेगा? ढक लेगा। और मान लो कभी फंडामेंटल राइट्स को आपने हटा दिया तब नीचे वाला कानून दिखने लगेगा, एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। इसलिए संविधान, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कानून शून्य हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, समाप्त नहीं होते, उनकी एंडिंग नहीं होती है। ठीक है ना? हाँ, ये कौन डिसाइड करेगा कि लॉ इनकंसिस्टेंट है या नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, क्योंकि हमारे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन है संविधान का? संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो कानून कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 13 का फर्स्ट कौन से लॉ के लिए है? भूतलक्षी कानून, है ना? कौन से? भूतलक्षी, जो पास्ट के रूल हैं उनकी बात कर रहा है आर्टिकल 13 का फर्स्ट। ठीक है, आर्टिकल 13 का फर्स्ट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट उसकी बात कर रहा है जो पहले से चल रहे थे। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल 13 का सेकंड। 13 का सेकंड, 13 का सेकंड में लिखा गया है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को लघुकरण करता हो, जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो, जो फंडामेंटल राइट्स को मिनिमाइज करता हो। ठीक है ना? आर्टिकल 13 के सेकंड में लिखा है पार्लियामेंट कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं क्रिएट करेगी जो फंडामेंटल राइट्स को मिनिमाइज करता हो, जो फंडामेंटल राइट्स को कम करता हो। ठीक है, एक तो जो पहले से कानून चल रहा था उसकी बात खत्म हो गई कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट नहीं करेगा। अब दूसरा क्या कारण हो सकता है? हमारे पार्लियामेंट को रूल रेगुलेशन बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 368 भी है जिसको पूरे संविधान में चेंजेस करने का राइट्स है। क्या फंडामेंटल राइट्स पूरे संविधान में नहीं है? संविधान में ही तो है। तो 368 संविधान में भी तो, फंडामेंटल राइट्स में भी तो चेंज कर सकता है। इसलिए अलग से 13 का 2 लिख रहा है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा चेंज नहीं करेगी जो फंडामेंटल राइट्स को मिनिमाइज करता। मतलब 13 का 2 कह रहा है कि बढ़ाना हो फंडामेंटल राइट्स को तो कर सकते हो, घटाना हो तो नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हो, है ना?
इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसा म्यूजियम है जिसके गेट पे 2 दरबान खड़े है ना, सिक्योरिटी गार्ड, और इनका काम है कि कोई भी चीज अगर बाहर से लेकर आ रहा है तो उसको अंदर रखने को दो, लेकिन अंदर से कोई चीज कोई बाहर न ले जा पाए। फंडामेंटल राइट्स में एडिंग पॉसिबल है लेकिन उसको माइनस करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा 13 का 2, तो 13 के 2 के पास तो लाठी होगी ना, डंडा लिए खड़े होंगे। कोई कुछ अगर निकालने के लिए आता है तो ये निकालने देंगे? नहीं निकालने देंगे, है ना। तो ये पढ़ के आपको लग रहा है कि क्या बात तो बड़ी बढ़िया है, लेकिन फिर राइट टू प्रॉपर्टी कैसे निकाल दिया, है ना। हमारे पास थी ना फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, फिर राइट टू प्रॉपर्टी को कैसे निकाल दिया। तो इसके पीछे की स्टोरी हम लोग जान लेते हैं, है ना। यहाँ पे गोपाल लिख भी रहे हैं सर, प्रॉपर्टी का अधिकार का क्या कैसे हट गया। हाँ बिल्कुल, ये सवाल आपके भी मन में आएगा, हर किसी के मन में यही सवाल आएगा कि जब आर्टिकल 13 का 2 चिल्ला चिल्ला के गारंटी दे रहा है कि हम फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं होने देंगे, तो क्या तुम सो रहे थे जब 31 चला गया? हाँ, क्या तुम्हारे ऊपर केस नहीं चलना चाहिए? तो देखो सारी प्रॉब्लम कहाँ से आई, सारी प्रॉब्लम आई राइट टू प्रॉपर्टी से। हुआ क्या, चलिए अब फिर से कहानी पे आते हैं। देखो द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ये वही है, आच्छादन का सिद्धांत ढक लेगा, बड़ी अंग्रेजी है ना। आप लोग देखते रहो, आपके पास पीडीएफ चली जाएगी, है ना। अंग्रेजी में काम जबरदस्ती आप लोग करा रहे हो हमसे। अब ये वही है, ढक लेता है। 13 का फर्स्ट देखो शून्य हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स उसको क्या कर लेगा, ढक लेगा। 13 के 2 में फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट नहीं बनाएगी जो कम करता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आई, हम लोगों ने अपना संविधान जब बनाना शुरू किया था, कब बनाना शुरू किया था, आइडिया है आपको? है ना। पहली बैठक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। हालांकि बनाना नहीं शुरू किया, एक्चुअल में हमने अपना संविधान बनाना शुरू किया 22 जनवरी 1947 से। इसके बाद फिर आफत हो गई 15 अगस्त 1947 को, है ना। 389 मेंबर यहाँ पे संविधान बना रहे थे, फिर यहाँ पे कितने लोग बनाने लगे, 299, क्योंकि देश का विभाजन हो गया। देश के विभाजन के साथ ही साथ हमारे संविधान सभा का भी विभाजन हो गया। तो एक्चुअल में संविधान हमने ठीक ठीक कब बनाना शुरू किया होगा, 15 अगस्त 1947 के बाद। लेकिन जो संविधान सभा बनाई गई थी 9 दिसंबर को पहली बैठक कर ली हम लोगों ने, और 9 दिसंबर को कुछ किया नहीं। एक अस्थायी रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने अपना अध्यक्ष चुन लिया। फिर 2 दिन बाद फिर बैठ गए, कब, 11 को फिर बैठ गए 11 दिसंबर को। इस दिन हम लोगों ने अपने अध्यक्ष का चुनाव कर लिया, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 उपाध्यक्ष चुन लिए, संविधान सलाहकार चुन लिया, ऐसे कुछ पदों को हम लोगों ने चुन लिया। इसके बाद 2 दिन बाद फिर बैठ गए, कब, 13 दिसंबर को। जब 13 को बैठे तो 13 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ला के रख दिया, उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया कि भाई देखो ये उद्देश्य प्रस्ताव है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, संविधान बनाने का काम करेंगे। अपने संविधान में इसमें जो जो लक्ष्य डिसाइड है इसी को हम लोग पूरा करेंगे। तो एक बार इस पर चर्चा कर लें। फिर 13 दिसंबर 1946 से लेकर 22 जनवरी 1947 तक किस पे चर्चा हुई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, उद्देश्य प्रस्ताव पे 22 जनवरी 1947 तक चर्चा होती रही। फाइनली 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया, क्या, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव। जब उद्देश्य प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया गया तब संविधान सभा को यह क्लियर हो गया कि एक्चुअल में हमें बनाना क्या है। क्या बनाना था, हमें बनाना था एक सॉवरेन स्टेट, एक सॉवरेन कंट्री। किसको, इंडिया को, जिनकी सॉवरेनिटी कहां से आती, वी आर द पीपल ना, हम भारत के लोग से ऐसी सॉवरेन कंट्री हम बनाएंगे। ये डिसाइड हो गया, ये डिसाइड हो गया कि हम जो बना रहे हैं वो डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। लोकतंत्र बनाएंगे हम और गणतंत्र भी बनाएंगे हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो लोगों को जस्टिस देगा,
जो लोगों को लिबर्टी देगा, जो लोगों को इक्वलिटी देगा, जो लोगों को फर्टिनिटी देगा, जो डिग्निटी देगा, यही ना, जो यूनिटी देगा, जो इंटीग्रिटी देगा, जो ब्रदरहुड देगा, इतनी चीजें देगा, ऐसा संविधान बनाएंगे। तो ये सब कब क्लियर हुआ? 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद हम लोगों ने एक्चुअल में अपना संविधान बनाना शुरू किया। इसके पहले कब से हम लोगों ने संविधान नहीं बनाया होगा? कम से कम 1000 साल, है ना। ये जो मौका हम लोगों को मिला है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के माध्यम से अपने लिए रूल रेगुलेशन बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, इससे कितने समय पहले हम लोगों ने कानून बनाया होगा? कम से कम 1000, है ना। 300 साल तक तो अंग्रेजों ने नहीं बनाने दिया, उसके पहले 700 साल तक मुगलों ने, तुर्कों ने नहीं बनाने दिया, और इसके पहले ही हम लोगों ने कानून बनाया होगा मनुस्मृति के रूप में, मनु संहिता। कौटिल्य ने बनाया होगा, लिखा होगा बड़ी मुश्किल से अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र भी संहिता थी, है ना। ऐसे ही राजा भर्तृहरि ने लिखा होगा नीति शतक। इसका मतलब 1000 साल से हम लोगों ने क्या नहीं बनाया था? कानून नहीं बनाया था। बड़ी भूख थी किसकी? कानून बनाने की। और जैसे ही मिला कानून बनाने का, हम टूट पड़े कानून बनाने। 389 लोग भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े, आप बना डालेंगे क्या कानून? बस मिला है। इस चक्कर में कुछ चीजें हम स्किप भी कर गए, भूल गए। 1000 साल की गुलामी है भारत की, कि 300 साल की? 1000 साल की। 1000 साल की गुलामी से जब हम बाहर आए तो हमें एक ही चीज दिखी, क्या? स्वतंत्रता। एक ही चीज दिखी हमें, क्या? राइट्स। नहीं, क्या दिखा हमें? अधिकार। हम ये भूल गए कि कर्तव्य नाम की भी कोई चीज होती है। और जब हमने अपना संविधान बनाया, उस संविधान में हम कर्तव्य भूल गए। पता, हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी थी, फंडामेंटल राइट्स था। हाँ, फंडामेंटल राइट्स था, हमने मूल अधिकार तो लिखे, लेकिन मूल कर्तव्य भूल गए। क्यों? 1000 साल से गुलाम थे भाई। इतनी जल्दी पहले पा तो लें हमें क्या चाहिए। अब तो मिला लिखने को, हमने सब लिख डाला, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, हम क्या करेंगे, हमारी क्या जिम्मेदारी होगी, ये हम भूल गए। तो जब भारतीयों ने संविधान बनाना शुरू किया तो भारतीय बड़े बदमाश, काम भले ही कम करते, चिल्लाते बहुत ज्यादा। अपने मोदी जी को ही देख लो। नहीं, जाते हैं केवल चाइना से, चाइना के राष्ट्रपति से हाथ मिलाने, हाथ मिला के आते हैं। और मीम बनता है, कह के आते हैं कि जितनी तुम्हारी खुलती है उतनी हम बंद करके सोते हैं। नहीं, भौकाल टाइट करने जाते हैं। नहीं समझे, कॉमेडी नहीं समझ में आती। हाँ, जो चाइना वाले हैं उनकी आंखें बड़ी छोटी होती है तो वो इतनी सी खुलती है, नहीं ऐसे। और मोदी जी ऐसे देख रहे थे, कह रहे थे तुम हमसे मत लगना, क्योंकि जितनी तुम्हारी खुलती है उतनी तो हम खोल के सोते हैं, है ना। तो भौकाल टाइट करने गए, लेकिन पूरे देश में चर्चा हो गई, पूरे दुनिया में चर्चा हो गई कि मोदी जी चीन गए, कमाल का स्वागत हुआ। कैसे स्वागत होता है पता नहीं, लेकिन यह है कि जहां जाते हैं वहां बात हो जाती है। ऐसे ही हम लोगों ने जब संविधान बनाना शुरू किया तो सबसे पहले एक प्रवक्ता बनाया। इधर आओ, तुमको संवैधानिक प्रवक्ता बनाते हैं, संबित पात्रा जैसे। जानते हैं संबित पात्रा को? मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन। मुझे तो दुनिया का सबसे इरिटेटिंग आदमी लगता है, बहुतों का बड़ा पसंदीदा प्रवक्ता हो सकता है संबित पात्रा, है ना। मैं तो उसे 10 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाता। 10 मिनट बहुत हो गए भाई, मैं 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाता, है ना। हाँ, यूपीएससी सिलेक्टेड है भाई, रैंक है उसकी, है ना, यूपीएससी सिलेक्ट है संबित पात्रा। ठीक, तो ऐसे हम लोग संबित पात्रा टाइप का एक आदमी, नहीं छोड़ो, अच्छा आदमी नहीं है, कोई बढ़िया आदमी हम लोग ले आए। उसको एक काम दे दिए, तुम बस जाके चिल्लाना, मीडिया बुलाओ, चिल्लाओ कि हम दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना रहे हैं। नहीं तो हम लोगों ने बाहर मीडिया में लिखवा दिया कि हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना रहे हैं। ये बात अमेरिका तक पहुंची कि भाई ये इंडिया वाले रिटर्न संविधान बना रहे हैं। और सबसे पहला रिटर्न संविधान किसका था? अमेरिका का। तो अमेरिका ने कहा बनाने दो, संविधान तो बनाने वाला काम है।
नहीं? तो हम लोगों ने देखा कि भाव नहीं मिल रहा, हम लोगों ने कहा हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना रहे। तो कुछ संविधान थे जिनके पास 100 अनुच्छेद थे, किसी के पास 112 थे। उन लोगों को लगा कितना बड़ा बना रहे हो भाई। तो वो लोग छोटे छोटे देश थे, वो थोड़े हिले, उन्होंने अपनी मीडिया में छापना शुरू किया दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना रहे हैं, बहस होनी शुरू हो गई। लेकिन हमारा उद्देश्य था कि एक बार अमेरिका आके देखे। तो हमने फिर अगली बार निकाला कि हम अपने संविधान में मौलिक अधिकार रख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, उस समय काफी लोगों ने रख लिया था, फिर भी बात अमेरिका तक पहुंची कि मौलिक अधिकार रख रहे हैं इंडिया वाले। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रख लो। फिर हम लोगों ने फिर तीसरी बार संबित पात्रा को कहा अब जोर से चिल्लाओ कि हम वो भी मौलिक अधिकार रख रहे हैं जो दुनिया ने आज तक नहीं दिया। पता लगा कौन सा वाला? पता लगा राइट टू प्रॉपर्टी भी रख रहे हैं। किसमें? फंडामेंटल राइट्स में। अब अमेरिका को लगा यार चल के देखना पड़ेगा कौन सा जुगाड़ लगा रहे हैं सब, कौन सा ट्रिक लगा रहे हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में दे रहे हैं। कुछ अमेरिका के लोगों ने बहस भी करना शुरू कर दिया कि ये तो गलत बात हो गई, अगर ये ऐसा कर देंगे तो इनका संविधान ही खराब हो जाएगा। 1000 साल बाद मिला है, अच्छा बना लेते, ऐसा क्यों उत्पात मचा रहे हैं। लेकिन हम भी क्या है कि अब बना रहे हैं तो बना ही डालते हैं। तो हमने खूब शोर मचाया, पता लगा अमेरिका भी देखने आ गया, पूरा पश्चिम हमें देखने आ गया कि क्या बना रहे हो, क्या बन रहा। फिर हम लोगों ने कहा हम लोग लचीला संविधान बना रहे हैं। किसका लचीला संविधान? इंग्लैंड का, अलिखित वाला। उन्होंने कहा तुम लोग जब लिख रहे हो तब लचीला कैसे बनाओगे? हमने कहा देखो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम डाला, बिल्कुल इंग्लैंड वाला, वो भी रिटर्न में। इंग्लैंड भी आ गया देखने, क्या रिटर्न में डाल रहे हो भाई, तुम लिखित कैसे फ्लेक्सिबल बना सकते हो? हमने कहा हम लोग बना लेंगे। मतलब हमने इतना शोर मचाया, पूरी दुनिया की नज़र कहाँ टिक गई? आके हमारे संविधान पे। और पूरी दुनिया यही सोच रहे हैं, बना तो बड़ी मेहनत से रहे हैं, देखो जुम्मे जुम्मे कितने दिन चलता है। नहीं बताओ, पूरी दुनिया अपना काम कर रही थी, हमने पूरी दुनिया की नज़र कहाँ टिका दी? लाके अपने संविधान बनाने के प्रोसेस पे। अब पूरी दुनिया देख रही है, हर दिन बात चल रही है पूरी दुनिया में, आज क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। दूसरी चीज, हमारे जो इंटरनल लोग थे वो भी बड़े बदमाश। हमारे संविधान में सबसे ज्यादा संविधान बनाने वाले लोगों में कौन शामिल था? वकील। तो जो भी वकील कहीं मिलता, मान लो कोई न्यायाधीश के सामने बहस कर रहा तो न्यायाधीश से कहता संविधान बन जाने दो फिर बताएंगे तुमको, सारा संविधान वकील बना रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। न्यायाधीश बेचारा परेशान कि अभी तो न्याय कर रहे हैं, कह रहा संविधान बन जाएगा तब देख लेंगे, क्योंकि सब कौन बना रहा है? वकील बना रहे हैं, वकीलों का स्वर्ग होगा, फिर देख लेंगे तुमको हमसे पूछ के जस्टिस देना पड़ेगा। न्यायाधीश बेचारे परेशान, वो भी पूछने लगे कि कैसा संविधान बना रहे हो। कोई सवर्ण मिल गया तो 4 लोगों को कह रहा है कि सब सवर्ण बना रहे हैं, दलितों के लिए कुछ नहीं है, दलित बेचारा परेशान। पढ़ा लिखा मिल गया, कह रहा सब पढ़े लिखे के लिए होगा, अनपढ़ों के लिए कुछ नहीं, अनपढ़ परेशान। नहीं, पुरुष कहने लगे सब पुरुषों के लिए हो रहा है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं, महिलाएं बेचारी परेशान। तो एक तो अंदर अविश्वास फैलाए पड़े हैं हम, किसके लिए? संविधान के लिए। ऊपर से दुनिया को दिखाए पड़े हैं, आओ देखो हमारा संविधान बन रहा। और फिर इतने दबाव जब ले लिए तब बनाना शुरू किया क्या? संविधान। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगाए हम लोगों ने क्या बनाने में? अपने संविधान। और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। फाइनली इसी दिन हमने इसको एग्जीक्यूट भी कर दिया, लागू भी कर दिया। कुछ धाराएं इसकी लागू हो गई, थोड़ी बहुत धाराओं को हमने रोक लिया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि बड़ा ऐतिहासिक दिन था उसके लिए ना। अब हमने चालू तो कर दिया, संविधान हमारा शुरू हो गया, पूरी दुनिया नजर टिकाए है, चलेगा कि नहीं चलेगा। हमारे अपने लोग सोच रहे हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। नहीं, एक संविधान जो बना है पूरी दुनिया ये देख रही है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, हमारे भी लोग और बाहरी भी। और ठीक ये चला भी, धीरे धीरे सरकना शुरू हो गया। 1950 में फाइनली हमने इसको पूरा लागू कर दिया, 26 जनवरी 1950 को। जब ये पूरा लागू हो गया, उसी दौरान हम लोगों ने भारत के डेवलपमेंट के लिए, जो हमारी तात्कालिक सरकार थी, अंतरिम सरकार थी, उसने कहा कि हम लोग 5 ईयर प्लान बनाएंगे। क्या बनाएंगे?
5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना बनी ना हमारी। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली इंडिया में आज तक? 12 टोटल 12 चली। फिर जब 14 में बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने 5 ईयर प्लान को डिसकंटिन्यू कर दिया और इन्होंने विजन प्लान लेकर आए ना। तब से हम लोग विजन प्लान देख रहे हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और फाइनली वाली, है ना। तो वो महीने में नहीं देखना उसको, क्वार्टर और हाफ और कंप्लीट, ये कुल 12 वर्षों का विजन है। ठीक, मतलब इन्होंने पहले ही मान लिया कि कम से कम 2.5 कार्यकाल तो शासन करेंगे ही करेंगे, 12 साल तो शासन रहेंगे। तो 14 से लेके अभी 22 में है, 8 निकाल ही दिया, 4 ही बचा, वो भी विजन देख लेंगे हम लोग। ठीक, भाजपा और विकास दोनों एक ही बात है, और विकास दुबे दूसरी बात है, ध्यान रखना, है ना। दूसरी बात है कि नहीं है? ठीक, गाड़ी किसी की भी पलट सकती है। चले 8 साल हो गए। तो हम लोग जब पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1951 में 1951 से लेके 1956 तक के लिए पहला 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956। और इसमें आप लोग पढ़ते भी हैं कि एग्रीकल्चर को बड़ा महत्व दिया गया। किसको? कृषि को। और कृषि को महत्व दिया गया तो कैसे महत्व दोगे? तो कम से कम कृषि के लिए 3 चीज तो होनी चाहिए। पहला, सिंचाई होनी चाहिए, है ना। बिना सिंचाई के कृषि इंडिया में पॉसिबल नहीं, अगर आप पूरे वर्ष कृषि करना चाहते हैं तो। बाकी मानसूनी कृषि करना चाहते हैं तो उत्पादन क्या होगा वो ईश्वर पे छोड़ दो। बारिश होगी तो इतनी होगी कि फसल डूब जाएगी, और नहीं होगी तो इतनी नहीं होगी कि फसल छिटक जाएगी। बीच वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं ना इंडिया में। वो बीच वाला कॉन्सेप्ट सिंचाई से हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या थी कि कम से कम सड़कें बना दी जाए, है ना। मान लो अगर उत्पादन हो भी गया, बाजार तक कैसे पहुंचाओगे? इसलिए सड़कें होनी चाहिए, और विशेषकर ऊर्जा की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, तभी कृषि संभव थी। तो हम लोगों ने फोकस किया फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे कि ये करेंगे। इसके लिए अगर ये नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, और हम आज़ादी हुए हैं विकास करें। तो पंचवर्षीय योजना में तय किया गया कि हम लोग बनाना शुरू करेंगे क्या? बांध, नहरें निकालेंगे ना बांध से। अब नहर खोदी जाएगी कहाँ पे? जमीनों पे। आपके खेतों से होके नहर जाएगी। सड़क कहाँ से बनेंगे? आपके खेतों से होके। और जैसे ही सरकार ने सड़क बनानी शुरू करी, 10-12 किलोमीटर सड़क बनाई होगी, एक आदमी आगे खड़ा हो जाता है, कहता है भाई साहब क्या? कहता है सड़क जानी है। कहता है किससे पूछ के? कहता है किसी से पूछ के नहीं, सरकार ने कहा है। पूछता सरकार कौन है? क्या सरकार मतलब सरकार, संविधान बना ना, उससे सरकार बनी है। सरकार ने कहा है कि हम लोग विकास करेंगे, और ये सड़क अगर जाएगी तो इस पे आप भी आओगे जाओगे, पक्की सड़क हो जाएगी, आप इससे दूर तक जा सकते हो, बाजार तक जा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पूछता है कि सड़क पे केवल हम ही आए जाएंगे, पड़ोसी भी आएगा जाएगा? कहीं नहीं, सरकार सड़क सबकी, पड़ोसी भी आएगा जाएगा। कह रहा यही तो नहीं चाहते, नहीं सड़क नहीं बनने देंगे। अब उसने रोक दिया कि अब सड़क बस खत्म, अब सड़क नहीं बनेगी। सरकार कहती है भाई सड़क बना के रहेंगे, सड़क नहीं बनेगी तो ऐसे कैसे विकास कैसे होगा? तो कहता है हमने ठेका नहीं ले रखा सबके विकास का, अगर विकास करना है तो उधर बगल से ले जाओ। नहीं, अब उसने भी सोचा होगा भाई अब कौन इसके मुंह लगे, लाओ सड़क घुमा ले। अब उसने सड़क घुमा ली। अब दूसरे के खेत में गई, वो भी खड़ा कि ऐसे क्यों नहीं बना रहे? कहा वो नहीं जाने दे रहे। तो कह रहा वो नहीं जाने दे रहे तो हम भी नहीं जाने देंगे। फिर सड़क घूम गई उल्टी तरफ। पता लगा 1 किलोमीटर में 6 बार तो 8 बार तो सड़क घूम रही। बन पाएगी सड़क? हो पाएगा विकास? नहीं ना। और जब सरकार ने दबाव डाला कि नहीं सीधे बना करेंगे, सबका विकास करना है, हम लोग कल्याणकारी हैं, तो इन्होंने कहा फिर सोच लो, जमीन है हमारी क्या प्रॉपर्टी, और हमें क्या मिला हुआ है? राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट्स।
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को कोई भी डिस्टर्ब करे, है ना, तो आना मेरे पास। और उसने कहा कि देखो जबरदस्ती मत करो, अंग्रेजी में क्या होगा, दिस इज माई फंडामेंटल राइट्स। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। टच करके दिखाओ। नहीं, सरकार को तो पता ही है सही बोल रहा। सरकार ने तब पर भी डराया धमकाया होगा कि नहीं हम बना के रहेंगे, सबका कल्याण जरूरी है। कहां चला गया होगा? सुप्रीम कोर्ट, है ना। और सुप्रीम कोर्ट जाके क्या पूछेगा? यही तो पूछेगा कि क्या हमारी संपत्ति को कोई छीन सकता है, कोई जबरदस्ती कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? नहीं, तुम्हारी संपत्ति को कोई नहीं छीन सकता, है ना, तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही कहां अटकी? सबसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी। अभी जुम्मे 4 दिन हुए संविधान लागू किए, 26 जनवरी 1950, और 1951 में 5 ईयर प्लान बन गया, अटक गया पूरा विकास। कहाँ? गले में। अब न नहर बन पा रही, जहां नहर बन रहा वहीं जाके खड़ा हो जा रहा। नहीं बनने देंगे, नहीं बनने दोगे तो 4 किलोमीटर नहर बन के रुक गई, बांध नहीं बन पा रहा, सड़कें नहीं आ पा रही, बिजली का खंभा 15 किलोमीटर गड़ के आया, वो कह रहा है कि हम अपने खेतों में नहीं गाड़ने देंगे, 20 बीघे तो मेरे ही खेत है, उड़ा के ले जाओ। कहां से उड़ा के ले जाओगे भाई? तो सारा जो विकास था वो सारा विकास अवरुद्ध हो गया। किसके कारण? राइट टू प्रॉपर्टी। हम लोगों ने चिल्लाया था ना, सबसे बड़ा विशेषता भारत के संविधान की क्या? राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो गई? अटक गई यहां गले में। अब ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। क्यों? अब जब इतनी तकलीफ हो गई तो धीरे धीरे बात लोगों में फैलने लगी, लोगों तक ये बात फैलने लगी कि क्या राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया जाएगा? ये पूरा विकास रुक गया ना, मोदी जी रुक गए। और जब मोदी जी रुक गए, अटक गए, तब ये लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया जाएगा। और जैसे ही ये बात शुरू हुई कि क्या राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया जाएगा, वैसे ही एक बड़ा मुआवजा फंसा रहा होगा शंकरी प्रसाद का। शंकरी प्रसाद भागे भागे गए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। और शंकरी प्रसाद ने जाके सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट महोदय, कब? 1951 में, 51 में ही भाग गए। और जाकर शंकरी प्रसाद ने पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि क्या मौलिक अधिकारों में अमेंडमेंट्स हो सकता है? उनको क्या समझना था? उनको ये समझना था कि अगर अमेंडमेंट्स हो सकता है तो अपनी जो जमीन जिसको नहीं जाने दे रहे हैं अमेंडमेंट्स करके छीन लेंगे। और अभी तो मुआवजा दे रहे हैं, तो उनको तो ये देखना था कि मुआवजा ले लें कि ना लें। तो कंफर्म करने के कि क्या फंडामेंटल राइट्स में चेंज हो सकता है, क्या ये राइट टू प्रॉपर्टी हट सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। नई सुप्रीम कोर्ट थी, नया नया संविधान था, नए नए शंकरी प्रसाद थे, नई सरकार थी, नया नया विकास था, सब नए नए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बीच बचाव वाला निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद में यह डिसीजन दिया कि अगर आर्टिकल 368 यूज करके अगर चेंजेस किया जाए तो फंडामेंटल राइट्स में चेंज हो सकता है, नॉर्मल प्रोसेस से नहीं, जनरल प्रोसेस से नहीं। ठीक, शंकरी प्रसाद में यह डिसीजन था 1951 में। किसके लिए? अमेंडमेंट्स के लिए। और विशेषकर ये अमेंडमेंट्स पूछा क्यों जा रहा था? वही राइट टू प्रॉपर्टी बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि शंकरी प्रसाद को लगता था कि 13 के 2 ने गारंटी ली है और 13 का 2 कह रहा है कि कम नहीं होने देंगे। लेकिन लोग कहने लगे थे कि अब तो संपत्ति का मूल अधिकार हटाना ही पड़ेगा वरना देश का विकास नहीं होगा। तो शंकरी प्रसाद कंफर्म करने के लिए चले गए कि क्या लोगों में जो अफवाह है वो सही है। तो शंकरी प्रसाद जो है अपना गए और शंकरी प्रसाद को सही में निर्णय मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बैलेंस निर्णय देते हुए कहा कि यदि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से, संवैधानिक प्रक्रिया से अगर फंडामेंटल राइट्स में चेंज किया जाएगा तो किया जा सकता है, सामान्य प्रक्रिया से नहीं। तो ये संवैधानिक प्रक्रिया क्या थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का मतलब है संविधान संशोधन, मतलब आर्टिकल 368, 368। इसका मतलब 51 में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड कर दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया जा सकता है। कर दिया ना।
लेकिन क्या राइट टू प्रॉपर्टी 1951 में हटाया गया? कब हटाया गया राइट टू प्रॉपर्टी? 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था 51 में ही कि हटा दो, लेकिन हटाया कब? 28 साल बाद ना, 28 साल बाद हटाया। क्यों? वही वाली बात जो हमने रायता फैलाया था चिल्ला चिल्ला के कि हम दुनिया का सबसे बड़ा राइट्स दे रहे हैं। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। और 51 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हटा सकते हैं, तो हटाया क्यों नहीं? क्योंकि अगर हटा देते, जैसे ही हम अमेंडमेंट्स करते 51 में, किसको हटाने के लिए? राइट टू प्रॉपर्टी को, वैसे ही पूरी दुनिया ये कहने लगती कि अभी जुम्मे जुम्मे 4 दिन हुआ नहीं, और इनका सबसे बड़ा जो तोप था, सबसे बड़ा जो इनका विशेषता थी, वो गिर गई। कौन सी? राइट टू प्रॉपर्टी। अब देखो राइट टू एक्सप्रेशन कितने दिन चलता है, राइट टू इक्वलिटी कितने दिन चलता है, और राइट टू लिबर्टी कितने दिन चलता है। सोच लो आप, हमारा यूनियन स्ट्रक्चर कितने दिन चलता है। किसी भी व्यवस्था में एक बार अगर अविश्वास उत्पन्न हो गया तो फिर उस व्यवस्था को बनाए रखना बहुत टफ होता है। और आज तक दुनिया में जितने भी संविधान बने हैं वो अमेरिका का संविधान ही क्यों ना हो। नेपाल का संविधान देखा आप लोगों ने, 3 बार बन चुका अभी तक। चाइना का संविधान का इतिहास पढ़ते हैं, 4 बार बना अभी तक। साउथ अफ्रीका का संविधान 3 बार बना। सब रिटर्न संविधान है, और सब एक बार बने, थोड़ी बहुत अविश्वास हुआ तो फिर गिरे, फिर जल्दी टिक नहीं पाए। हमारे संविधान निर्माताओं को यह पता था, आज अगर हमने हटा दिया 31 तो हमारे संविधान का विश्वास खत्म हो जाएगा। एक तो दुनिया जो अविश्वास के नजरिए से देख रही थी कि जुम्मे जुम्मे 4 दिन भी नहीं चलेगा, उनकी बात सही हो जाएगी। और दूसरा जो अपने लोग जो इसी बात को लेके हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर 1 ही 1.5 साल में चेंज कर दें सबसे बड़ा वाला राइट्स, तो इनके में भी अविश्वास हो जाएगा कि चलेगा नहीं, और फिर अपना संविधान चलता नहीं। इसलिए चूंकि संविधान निर्माता ही नेता बन गए थे बाद में, तो इन लोगों ने पार्लियामेंट में ये डिसाइड किया कि हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी जो है हटाएंगे नहीं, लेकिन देंगे भी नहीं, है ना। हटाएंगे नहीं लेकिन देंगे भी नहीं, क्योंकि देंगे तो विकास नहीं होगा, और विकास बहुत जरूरी है, और हटा दे तो संविधान गिर जाए। एक तरफ खाई, एक तरफ कुआं। क्या? एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। अच्छा यही वाला, हमको लगा थोड़ा और बड़ा बड़ा बता दें, एक तरफ महासागर एक तरफ खाई, ऐसे कुछ ना। किधर डूबोगे? तो ज्यादा अच्छा ये लोग सोचे कि डूबना है ही नहीं, न कुएं में गिरना न खाई में गिरना, कोई मिडिल पाथ निकालते हैं, मध्य मार्ग। और इन लोगों ने क्या किया? पहला संविधान संशोधन किया। याद है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, पहला संविधान संशोधन। क्या बनाया गया पहले संविधान संशोधन में? 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल याद होगा आप लोगों को। हमारे पास कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 ही थी मूल संविधान में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल था। फिर हम लोगों ने 9th शेड्यूल बनाया, और 9th शेड्यूल का नाम क्या रखा? लैंड प्रोटेक्शन एक्ट, भूमि संरक्षण अधिनियम। और उस भूमि संरक्षण अधिनियम के माध्यम से हम लोगों ने 9th शेड्यूल बनाया, और उसमें यह लिख दिया गया 9th शेड्यूल में कि जब कभी किसी सब्जेक्ट को उठाकर 9th शेड्यूल में रख दिया जाएगा, किसी भी मैटर को अगर 9th शेड्यूल में रख दिया जाएगा, तो उस मैटर पे, उस सब्जेक्ट पे हमारी जो कोर्ट है, हमारी जो जुडिशरी है, वो कोई भी मुकदमा, कोई भी केस एक्सेप्ट नहीं करेगी। बस इतनी बात की गई, है ना। इतनी बात की गई कि अगर 9th शेड्यूल में हम कोई चीज रख देते हैं तो अब हमारी जुडिशरी उस पर मुकदमा एक्सेप्ट नहीं करेगी। बन गया पहला संविधान संशोधन। सभी लोगों ने पूछा 31 हट गया क्या? 31 हट गया? कहा नहीं नहीं, 31 पे कोई बात नहीं, 31 है ना। लेकिन थोड़े दिन बाद, 10 दिन बाद, उसकी जमीन पे फिर वही लोग आ गए। क्या बनाने? नेशनल हाईवे। नहीं, पहले तो छोटी सड़क बना रहे थे, ग्रामीण सड़क, अब कह रहे नेशनल हाईवे बनेंगे। फिर वो निकल के आता है घर से बाहर, याद है कौन सा? वो कहानी याद है ना। फिर वो आता है, हाथ वाथ बिल्कुल ऊपर करे, क्या है?
कहते हैं सड़क बनाने का, अभी भगाए नहीं थे पिछली बार, पता है गए थे ना, आधे घंटे में ले आए थे कागज, लिखा था ना न्यायपालिका ने कि जमीन से हट जाओ और जो गड्ढा उड्ढा किया उसको बराबर करके हटो। तो कहा नहीं अब की हम बनाएंगे, अब की जबरदस्ती है। कहा फिर जाएं, कहा न्यायपालिका, कहा जाओ। इधर ये न्यायपालिका गया, इधर सड़क बननी शुरू हो गई जमीन में। न्यायपालिका के पास गया, बताया साहब वो पिछली बार नहीं आए थे, आपने वो दिया था, तुरंत दिखाए थे, भाग गए थे सब, एक बार फिर से दे दो। क्या दिया होगा? रिट दिया था ना पिछली बार, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स अगर आपका प्रभावित होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और 5 प्रकार के रिट हैं, जिन रिटों के माध्यम से आपके मौलिक अधिकारों का क्या करती है न्यायपालिका, प्रोटेक्शन करती है, संरक्षण करती है। तो वही मांग रहा था जाके कि वाला दो तो पिछली बार दिए थे, दिखाएं। तो उसने कहा क्या दे दे भाई? कहा वही जमीन पे जबरदस्ती सड़क बना रहे, तो पहले मेरा मुकदमा लिखो, सड़क बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उठाई लिस्ट, उसमें देखा सड़क 9 शेड्यूल में है। सड़क उठा के किस में रख दिया सरकार ने? 9वीं अनुसूची में, 9 शेड्यूल में। बिजली कहाँ उठा के रख दी? 9 शेड्यूल में। नहर कहाँ उठा के रख दिया? 9 शेड्यूल में। अब जितने लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट कि सड़क बना रहे हैं और मान नहीं रहे हैं, आप हमको दो रोकने वाला, तो सुप्रीम कोर्ट यही कहता, हाई कोर्ट यही कहता कि देखो भाई अगर सड़क वाली बात है तो नहीं रोक सकते, और कोई बात हो तो आना। अब बड़ी आफत है, घर गया तो देखा सड़क बन गई। अब जाके समझाने लगा पूरे गांव को, तुम लोगों को पता है राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। सबने कहा कहां गई? 2 लोग तो संविधान लेके आए, देखो लिखा है आर्टिकल 31 संपत्ति का मूल अधिकार है। तो कहता अरे है लेकिन नहीं है। अरे कहता है तुम्हारी जमीन चली गई, सठिया गए हो, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है, तुम बहुत परेशान हो, दवाई ववाई कराओ। 31 है नहीं है? 31 है 31 नहीं है। 31 होकर भी नहीं है। अब दुनिया देख रही है कि अरे विकास तो शुरू हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी अटक क्यों नहीं रही? दुनिया को पता ही नहीं लग रहा। फिर दुनिया देख रही 31 चमक रहा, विकास हो रहा है। अब भारतीय इतने सीधे तो नहीं है कि अपने जमीनों में नहरें खुदवा रहे हैं, बिजली के खंभे लगवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं और बिल्कुल सब मजे से चल रहा, और 31 के कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रहा। कौन से घुट्टी पिला दी सरकार ने, विकास शुरू हो गया। 31 होके भी 31 नहीं है। उसी व्यक्ति को पता लगता था कि 31 नहीं है जिसकी जमीनें जाती थी, जिसकी प्रॉपर्टी इफेक्टेड होती थी, उन्हीं को पता लगता था कि नहीं है, और बाकी सबको पता लगता था कि है। तो दुनिया भी देखती रह गई। और जब 28 साल बिना राइट टू प्रॉपर्टी पाए भारतीय चल गए, तो भारतीयों को लगा कि अब तो निकल गया। अब वो जो संक्रमण काल था संविधान के अविश्वास का, अब वो क्या हो चला है, निकल चला है। अब दुनिया को भी पता लग गया है कि 31 नहीं है, और भारतीयों को भी पता लग गया है 31 नहीं है। लेकिन सब खुश हैं कि चल तो गया 28 साल। तो हम लोगों ने 44वें संविधान संशोधन, है ना, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 1978 को संशोधन किया और राइट टू प्रॉपर्टी हटा दी, है ना। और जैसे हम लोगों ने राइट टू प्रॉपर्टी हटा दी, कोई प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हमारा संविधान ने अपने को स्थापित कर लिया था और उसने दुनिया को दिखा दिया था कि हम चल सकते हैं, है ना। तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ वो किसको लेके हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी को। और पूछा क्या गया कि क्या फंडामेंटल राइट्स में चेंज हो सकता है? डिसीजन क्या था सुप्रीम कोर्ट का कि हाँ चेंज किया जा सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से, जनरल प्रोसेस से नहीं। ये बड़ी खराब बात थी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या है, जनरल प्रोसेस क्या है। इसके बाद फिर सपना आया एक दिन सज्जन सिंह को, तो सज्जन सिंह भी गए पूछने, क्योंकि सज्जन सिंह को क्लियर नहीं हुआ था, है ना। जब सज्जन सिंह से पूछा गया, सज्जन सिंह ने जाके सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि सर वो एक बात पूछनी थी। हालांकि शंकरी प्रसाद भी आए थे, तो उसमें सज्जन सिंह ने पूछा कि क्या फंडामेंटल राइट्स में चेंज हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट नाराज होगी, बताए नहीं थे, बताया था नहीं क्यों उनमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से हो सकता है, नॉर्मल प्रोसेस से नहीं हो सकता। सज्जन सिंह बेचारे डर के भाग आए। इतने नाराज क्यों हो रहे? सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज क्यों हो रहा? उसके बाद फिर से एक आदमी और, पंजाबी आदमी गोलकनाथ, वो भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास।
उन्होंने फिर सज्जन सिंह जैसा नहीं पूछा, उनको भी पता था कि शंकरी प्रसाद वाला फिर हमको थोप देंगे और डांटेगा अलग से, जैसे सज्जन सिंह को डांटा था। तो गोलकनाथ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं, एक केस आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। वो सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं कि सर एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ओवर कॉन्फिडेंट, बस इतने पूछने के लिए आए थे, 11 न्यायाधीश बैठा दिए है ना। जब संविधान की व्याख्या की बात होती है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल को एक्सप्लेन करने की बात होती है, तब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ बनती है। क्या बनती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसको संवैधानिक पीठ कहते हैं। और संवैधानिक पीठ की मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए? 5। मैक्सिमम कितना भी हो, मिनिमम संख्या होती है 5। 11 न्यायाधीश थे गोलकनाथ में। तो गोलकनाथ ने बस एक ही सवाल पूछा कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो संविधान में लिखा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना। जो संविधान में लिखा है वो क्या है? संवैधानिक है। तो उन्होंने पूछा कि ये जो जनरल प्रोसेस है सर ये कहाँ लिखा है? सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया कि इसने तो फंसा दिया। नहीं, जो संविधान में लिखा है वो संवैधानिक है। सामान्य प्रक्रिया भी कहाँ में लिखी है? संविधान में, वो भी क्या हो गई? संवैधानिक। और सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में क्या कहा था? संवैधानिक प्रोसेस से चेंज हो सकता है, जनरल प्रोसेस से नहीं। और अब जनरल प्रोसेस कहाँ लिखा है? संविधान में। तो जनरल प्रोसेस भी क्या हो गया? संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। अब जनरल प्रोसेस से भी तो चेंज हो सकता है फंडामेंटल राइट्स। अब पार्लियामेंट बैठेगी और चेंज कर देगी, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट को लगा बहुत बड़ी गलती हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में अपना फैसला ही बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं कर सकती सारा फैसला ही, मतलब गोलकनाथ, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में क्या कह रही थी? चेंज हो सकता है ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से। गोलकनाथ में बदल गई, कह रही चेंज ही नहीं हो सकता। अब गोलकनाथ बेचारे परेशान। परेशान क्या, गोलकनाथ तो यही चाहते थे कि तुम मना कर दो संसद को। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं हो सकता। बाकी की स्टोरी कल। समय खत्म हो गया है। एनवायरनमेंट की क्लास शुरू होने वाली है आप लोगों की, थापा सर की। थापा सर आ भी गए हैं, तो ये कक्षा बस यहीं पे बंद करते हैं। ठीक, कहानी सुनो, मजा आएगा तो सब आपको आ भी जाएगा। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं। गोलक डाउट है? बताओ बताओ फटाफट बताओ भाई, डाउट पूछ लो फटाफट। पहले स्टोरी को स्टोरी टाइप में समझो, फिर किताब तो है ही है, डेट वेट पढ़ते रहना आप लोग। चलिए धन्यवाद। हाँ, कल फिर पढ़ते हैं हम लोग। चलिए ठीक है।